हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन गेट सीरीज़ के क्वेश्चन देख रहे हैं। गेट एग्ज़ाम अपन ने 2 यूनिट हो गए हैं, एक लीनियर एलजेब्रा जो है मैट्रिक्स, और दूसरा आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम थर्ड पार्ट देखेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी आज हम थोड़े से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ थ्योरम देखेंगे विदाउट प्रूफ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखना यहाँ आवश्यक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो आपको पता है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि लेट x एंड y आर 2 रियल नंबर। ठीक है, ये 2 रियल नंबर है। ठीक है, देन एक ऐसा नंबर जो हम लिखेंगे x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल वर्ड इस्तेमाल है, एक्चुअली नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और इसको हम डिनोट करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर z। दैट इज z जो है आपका वो रहेगा x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई को हम शॉर्टली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, z। वेयर ध्यान रहे, ये जो i है ये इमेजिनरी यूनिट है जिसकी वैल्यू √(-1), या आप स्क्वेयरिंग करते हो तो i² इक्वल टू -1। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम मगर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। आज के लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब चालू हो रहा है डेफिनेशन फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक्चुअली ये चैप्टर का नाम भी है और यहाँ पर डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ठीक है, वेरिएबल z अंडरलाइन। ये थोड़ा सा डिटेल समझना है आपको कि लेट z जो कि हमेशा हम लिखेंगे x प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, then the function f of z, ये f of z है, उस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। then the function f of z is function of complex variable z and is defined by। और आप यहाँ ध्यान रहे कि इसका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसका जो ऊपर फंक्शन ऑपरेट होगा f, वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहेगा। इसको हम ऐसा लिखेंगे f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि u क्या है और v क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊँगा। पहले मैं लिख लेता हूँ वेयर u एंड v बोथ आर, ये इंपॉर्टेंट है, बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक प्लेन है, हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ जो नंबर रहता है z, अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में मेंशन कर सकते हैं, और वो है x प्लस आई वाई, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स वाई। आपको पता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, x रियल पार्ट है और y इमेजनरी पार्ट है, जो जाता है अलोंग y एक्सिस और x जाता है अलोंग x एक्सिस। तो ये आपका z है, इसका पोजीशन है इस प्लेन में, तो इसका नाम है z प्लेन, इसका नाम है z प्लेन। ठीक है, ये जो है ना आपको पता है ये y रहता है और ये x और ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, तो ये z है। तो z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आई वाई, उसको z प्लेन में उसकी हम पोजीशन ग्राफ उसका उतार सकते हैं ऐसा। अब ये दूसरा प्लेन लेते हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस फंक्शन, इस z के ऊपर एक फंक्शन ऑपरेट हो गया, कौन सा, f। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक फंक्शन ऑपरेट हो गया z। तो वो फंक्शन ऑपरेट हो गया मतलब इट गिव्स सम आउटपुट, हाँ, इट गिव्स सम आउटपुट, तो वो यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी इमेज, इस z की इमेज अंडर दिस फंक्शन क्या हो जाएंगी, f ऑफ z, क्या हो जाएंगी, f ऑफ z।
और जब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहेगा, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में लिखा जाएगा इसको भी, मगर यहाँ लिखते हैं u प्लस आई वी, मतलब ये u एक्सिस है और ये v एक्सिस है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में डिनोट बाय w भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी पोजीशन इस प्लेन पर करके, इसको हम w प्लेन बोलेंगे, w प्लेन। ठीक है, तो w जो है f ऑफ z है, जैसा यहाँ स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, वैसा ही f ऑफ z जो उसका फंक्शन ऑपरेट हो गया वो भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसको भी हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं w, इसको w प्लेन बोलेंगे। बस यहाँ ध्यान रहे कि ये जो u और v है, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का, वो फंक्शन ऑफ x y होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ मैं, लेट f ऑफ z इक्वल टू सपोज z स्क्वायर। ठीक है, ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और z स्क्वायर वो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हमारे को इस f ऑफ z को इस फॉर्म में लिखना है, u प्लस आई वी के फॉर्म में, और हमें पता लगेगा कि u और v दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो ये अब हम दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट f ऑफ z क्या लिखते हैं हम, u प्लस आई वी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना ही है, याद रखो z लिखना है x प्लस आई वाई, उसका जो फंक्शन f ऑफ z होता है उसको लिखना u प्लस आई वी, वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, शॉर्ट में डिनोट करेंगे w। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो u और v है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई कैसे आते हैं। हाँ, यहाँ पर x सेपरेट है, y सेपरेट है z में, मगर f ऑफ z में जो इसका फंक्शन है वहाँ पर है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, पर दोनों ही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या रहेंगे, टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि इस एग्जांपल से क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या लिखेंगे बाय डिफॉल्ट, यू प्लस आई वी, और मैंने एफ ऑफ जेड क्या ले लिया, जेड स्क्वायर। चलो अब इसका आंसर मुझे यू भी इन टर्म्स ऑफ क्या शो करना है, एक्स वाई, तो हमारे पास में एक्स वाई है क्या, यहाँ पर है ही नहीं, तो हम जेड के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, इस जेड को रिप्लेस करना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स को ए मानो और आई वाई को बी मानो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स आई वाई, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब रियल पार्ट को आप कलेक्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट आई ट्वाइस एक्स वाई हो गया। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, u प्लस आई वी के साथ, देखो u प्लस आई वी, तो रियल पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, देयरफॉर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या है, इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, ट्वाइस एक्स वाई। इस तरीके से यहाँ पर u और v इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ गए, इसलिए यहाँ पर ध्यान रहिए कि यहाँ पर जो u v होता है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस एग्जांपल से हमने शो किया कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है u प्लस आई वी के फॉर्म में, मगर ध्यान रहे u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। जेड में ऐसा नहीं होता, जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, x और y जो दोनों सेपरेट है, यहाँ पर x और y, रियल पार्ट x, इमेजनरी पार्ट y, मगर w जो है f ऑफ z जो है फंक्शन ऑफ f ऑफ z वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। भाई जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स ही आएंगे, रियल नंबर तो नहीं आने वाला, तो u प्लस आई वी, मगर ध्यान रहे u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ से क्लियर थी। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं कि भाई एनालिटिक क्या है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, अब एनालिटिक एक साइंटिफिक वर्ड है, कोई फंक्शन को चेक करना है कि वो एनालिटिक है क्या नहीं है। एनालिटिक का मतलब कुछ नहीं है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर उस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द फंक्शन एफ ऑफ जेड, जो कि हमेशा क्या लिखेंगे, u प्लस आई वी, बी differentiable function at some
point z equal to suppose z naught, at some point z equal to z naught कोई एक वैल्यू रहेंगी जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, then the function f of z, प्रैक्टिस करेंगे u प्लस आई वी लिखने की, बी एन एनालिटिक फंक्शन। मगर इस तरीके से हम किसी फंक्शन को एनालिटिक शो करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा करके यहाँ पर एक थ्योरम है, कि किसी भी फंक्शन f ऑफ z को एनालिटिक फंक्शन शो करना है तो कौन सी एक कंडीशन है जो सेटिस्फाइड करने पर दिया हुआ जो फंक्शन होता है f ऑफ z वो एनालिटिक होता है। तो यहाँ पर एक थ्योरम है विदाउट प्रूफ, एक थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है जो है कॉची-रीमान इक्वेशन। कॉची-रीमान स्पेलिंग कॉची-रीमान इक्वेशन। अब ये कॉची-रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो समझ लेना कि दिया हुआ फंक्शन एनालिटिक है। तो यहाँ पर देखेंगे इफ द फंक्शन f ऑफ z जो कि u प्लस आई वी है बी एन एनालिटिक फंक्शन if it satisfies कॉची-रीमान इक्वेशन। कौन सा, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता है u क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और v क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी, पार्शियल। याद रखो किसी भी फंक्शन में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है पार्शियली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है कॉची-रीमान इक्वेशन। भाई पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि बताओ ये फंक्शन जो भी आपको दिया है वो एनालिटिक फंक्शन है क्या, तो आपको चेक करना है कि कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है क्या। तो यहाँ ध्यान रहे पूरा खेल है u और v के ऊपर में, यहाँ पर u और v फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और कॉची-रीमान इक्वेशन क्या है, u और v यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो मैं u और v की लूँगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना है, ये सभी की पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है u की, तो u की पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाय डेल x ऐसा निकाल कर रखेंगे, u की पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y ऐसा निकालेंगे। अब v पे आ जाओ, v की पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल लेने का और v की पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y निकाल लेने का, चारों निकल गई। देन अब ध्यान रहे डेल u बाय डेल x, ये जो है डेल u बाय डेल x ये किसके बराबर रहना चाहिए, डेल v बाई डेल y के बराबर। एंड दूसरा अब डेल u बाय डेल y, ये वाला डेल u बाय डेल y ये डेल v बाई डेल x के बराबर रहेगा और विथ माइनस साइन, अपोजिट साइन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक रहेगा। ठीक है, तो डेल u बाय डेल x इक्वल टू डेल v बाय डेल y, ये बिल्कुल याद ही कर लो आप, डेल u बाय डेल x इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इक्वल टू माइनस टाइम डेल u बाय डेल x। इसी को बोलते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन, इसको बोलेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन। ये सेटिस्फाइड, हाँ इसका रिवर्स सेटिस्फाइड नहीं होता, समटाइम्स कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो भी ये कुछ प्रॉब्लम है, एनालिटिक नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। खैर उतना डिटेल नहीं देखना है यहाँ पर, बस ये ध्यान रहे कि कॉची-रीमान इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाइड करना है। तो अब हम इसके बाद ये थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आइए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं मगर लिमिट नहीं दी रहती इंटीग्रेशन में, उसके बदले एक क्लोज्ड रीजन दिया रहता है, उसके बदले एक क्लोज्ड रीजन दिया रहता है। तो सबसे पहली बात थोड़ा हम एक और आइडिया देखेंगे रीजन की बात, रीजन। ठीक है, यहाँ पर क्लोज्ड रीजन दिया रहेगा, क्लोज्ड रीजन मतलब क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्लोज्ड रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो कर्व होते हैं क्लोज्ड रीजन वो भी दो टाइप के होते हैं, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व और मल्टीपल क्लोज्ड कर्व।
तो सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व अपन अब थोड़ा देखेंगे। पहला सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसा कर्व जैसे कि ये हो गया, दिस इज, तो ये क्लोज्ड कर्व है जिसको हम इंडिकेट करेंगे सी से, और यहाँ पर एक ही रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है आर, एक ही रीजन एनक्लोज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो एक क्लोज्ड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए सिंगल रीजन, सिंगल एरिया, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। दूसरा अगर देखेंगे मल्टीपल, मल्टीपल क्लोज्ड कर्व, मल्टीपल क्लोज्ड कर्व। तो ये मल्टीपल क्लोज्ड कर्व कैसा है? जैसा ये हो गया, मैंने ये देखो ये कर्व है सी, और इसने क्या कर दिया, दो रीजन बाउंड करता है, एक R1 और एक R2, R1 और R2, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल कर्व। और यहाँ पर एक ही रीजन है तो सिंपल कर्व। तो इफ एक कर्व एनक्लोजेस टू सेपरेट रीजन देन इट इज मल्टीपल क्लोज्ड कर्व। तीन भी हो सकते हैं, ओके। और अगर आपको देखना है यहाँ पर ये एक कर्व है, और यहाँ पर देखो ये 1 2 3 ऐसे कितने रीजन एनक्लोज कर रहा है वो? 3, R1 R2 और R3, और एक क्लोज कर्व सी है, तो ये भी क्या हो गया? मल्टीपल क्लोज कर्व हो गया। तो ये मल्टीपल क्लोज कर्व के ये दो एग्जाम्पल है, मल्टीपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब इसको आप सिंपल क्लोज कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल क्लोज कर्व में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसी? आप ये जो है इसको कट कर देने का, यहाँ से, ये यहाँ से कट कर देने का इतना हिस्सा, ठीक है, यहाँ से भी इसको कट कर देने का, और इसको भी यहाँ से कट कर देने का, ठीक है। तो अगर इसको कट कर दिए तो ये किस टाइप का होगा? देखिए ये क्लोज कर्व है, तो सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं। नाउ सी हियर, ये ऐसा आ रहा है। अब इसको यहाँ मैंने कट कर दिया, ये देखो यहाँ ये R1 लाइक दैट, कट कर दिया इसको, देखो यहाँ से कट कर दिया। फिर हम और जाएंगे, और ये है, इसको भी हमने कट कर दिया, ये देखो ये यहाँ पर कट कर दिया, और जाएंगे और यहाँ पर कट कर दिया लाइक दिस, और कट कर दिया, एंड दिस बिकम्स। तो ये डायरेक्शन जो है सी, तो ये सी, दिस इज द कर्व, एंड डायरेक्शन इस टाइप से आएगा वो, लाइक दैट, अगेन दिस, यहाँ से बाहर, फिर लाइक दिस, एंड दिस इज, एंड अगेन लाइक दैट। तो ये देखो सिंपल क्लोज कर्व हो गया ये। इसको यदि आप खींचते हो, इसको पकड़ के खींचते हो, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक, तो ये रीजन देखो ना क्या है, एक ही रीजन है, देखो यहाँ से ये पूरा रीजन एक ही है। आप देखें, तुमको दिख रहा है ये, दैट इज द मल्टीपल क्लोज कर्व, बट दिस इज सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि इसको मैंने 3 कट कर दिया। किसी ने पूछा कि भाई मल्टीपल क्लोज कर्व को सिंपल क्लोज कर्व में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक एग्जाम्पल है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिविंग द मल्टीपल कट, यहाँ पर कट कर देंगे इतना हिस्सा, तो ये एक सिंपल, एक ही रीजन यहाँ फॉर्म होता है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा एक, इसको अगर खींचते हैं हम, स्ट्रेच करते हैं, तो एक ही रीजन आपको मिलेगा। तो ये कुछ मल्टीपल क्लोज कर्व के बारे में हो गया है। तो कुछ इसी टाइप के क्लोज कर्व आपको दिए रहेंगे इंटीग्रेशन के लिए। अब हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, तो इंटीग्रेशन दिए रहेंगे और एक आपको क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा, उसके बारे में अपने को यहाँ पर अभी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लेना चाहेंगे, पहले एक डेफिनेशन कि भाई सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट या पोल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड, इस पे पूरा डिटेल आए, सिंगुलर पॉइंट। तो मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ एग्जांपल लेकर के। सपोज आपका एफ ऑफ जेड अगर ऐसा है, 1/z-1 एंड z-2, ये भी एक फंक्शन है, याद रखिए। एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड कैसा भी लिखा जा सकता है। अब देखो एट पॉइंट z = 1 एंड z = 2,
अगर मैं z के बदले में 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 1/0 इन्फिनिटी। z के बदले 2 रखता हूँ तो फिर से हो जाएगा 0, तो इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस 2 पॉइंट z=1 एंड z=2। देयरफॉर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट z=1 और 2। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और पोल। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। तो ये एफ ऑफ जेड है इस टाइप का। एट पॉइंट z=1 और 2 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्या बन जाता है इन्फिनिटी बन जाता है। दिस बिकम्स इन्फिनिटी, दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0। डिनोमिनेटर को क्या करो इक्वल टू 0 करो, तो आपको मिल जाएंगे सिंगुलर पॉइंट। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, द पॉइंट एट विच फंक्शन f of z is not exist, the point at which function f of z is not exist, then such a point is called singular point, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल f of z is 1 अपॉन, जैसे z+1 पकड़ो होल स्क्वायर जो भी है। तो अब इसका सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सिंगुलर पॉइंट कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। तो z+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब z+1 z क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर z -1, ये क्या हो गया आपका पोल हो गया z=-1। हालांकि ये -1 दो बार आता है, तो ये इसका भी हम स्टडी करेंगे कि 2 बार पोल आता है तो क्या करना है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं z=-1 ऑफ ऑर्डर 2। आप इसको ऑफ ऑर्डर 2 भी समझ सकते हैं। तो z=-1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो z=-1 ये क्या हो गया इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया, पोल हो गया। कैसे निकालते हैं? इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0। तो ये हो गया सिंगुलर पॉइंट के। हाँ, इसके अलावा बाकी जो भी पॉइंट्स होंगे उसको हम नॉन सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे या रेगुलर पॉइंट बोलेंगे। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड द पॉइंट एट विच फंक्शन इज डिफाइंड या exist, then such a point is non-singular या रेगुलर भी बोल सकते हैं, रेगुलर पॉइंट। ठीक है, रेगुलर पॉइंट। तो आपको पता है यहाँ पर 1 और 2 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स क्या रहेंगे यहाँ नॉन सिंगुलर या रेगुलर। यहाँ पर z=-1 को छोड़ के बाकी सब जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे रेगुलर पॉइंट, मतलब नॉन सिंगुलर पॉइंट। तो ये समझ में आ गया सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं एक इंटीग्रेशन को जिसमें लिमिट नहीं दी रहेंगी, एक क्लोज्ड कर्व के अलोंग इसको सॉल्व करना है। आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल में लिमिट नहीं रहती, एक क्लोज्ड कर्व दिया रहता है, वहाँ से हम लिमिट निकालते हैं। यहाँ उतना कुछ नहीं करना है, यहाँ स्टैंडर्ड थ्योरम है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम है जिससे आप आंसर दे सकते हो ओवर क्लोज्ड कर्व। तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अब इंटीग्रेशन के बारे में। आ जाओ। तो यहाँ पर एक दो थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला थ्योरम देखेंगे जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो आपको बहुत जल्दी आंसर देंगे।
तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ एक क्लोज रीजन, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ द फंक्शन f of z is analytic within and on the simple closed curve C, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द फंक्शन f of z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब एक क्लोज्ड कर्व दिया रहेगा आपको ये, तो यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा f ऑफ z, इसके सिंगुलर पॉइंट जो है ये इसके अंदर नहीं है, मतलब ये फंक्शन इस सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर इसके सिंगुलर पॉइंट नहीं आएंगे। मतलब ये फंक्शन सर्कल के अंदर और सर्कल के ऊपर क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स है पोल, ये सब इस एरिया के बाहर आएंगे। तो वही ये बोल रहा है, इफ़ द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक। एनालिटिक मतलब वो एरिया जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, जिसके सिंगुलर पॉइंट्स इस एरिया के अंदर या एरिया के ऊपर नहीं आएंगे, तब आंसर क्या होगा। तो इफ़ द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व C, देन इंटीग्रल ओवर C, देखो ऐसा लिखेंगे, f ऑफ z और dz हम डायरेक्ट 0 आंसर लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको देखना है कि कोई इंटीग्रेशन आपको दिया रहेगा, ये फंक्शन दिया रहेगा और एक एरिया दिया रहेगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने ये एरिया ले लिया, सेंटर 0 एंड रेडियस 1, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको कैसा लिखते हैं, मॉड z इक्वल टू 1, मॉड z इक्वल, तो ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मॉड z इक्वल टू 1 ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा फॉर एग्जांपल मैं अब ले लेता हूँ, चलो स्टेटमेंट तो आता है मगर इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, इफ़ द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व C, दैन इंटीग्रेशन ओवर C f ऑफ z dz इक्वल टू 0। एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C और आपका f ऑफ z है सपोज z माइनस 1 dz, छोटा सा प्रॉब्लम। और वेयर, अब यहाँ पर जो C है वो आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ध्यान से देखना, C दिया है मॉड z इक्वल टू सपोज 0.5 रेडियस, 0.5 को दे दिया रेडियस। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 0.5 है, 0.5, ठीक है। अब देखते हैं ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर C 1 अपॉन z माइनस 1, ये क्या है, f ऑफ z है dz, वेयर C इज मॉड z इक्वल टू 0.5। सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भाई इसका आंसर क्या है और C दिया है मॉड z इक्वल टू 0.5, मतलब ये सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मॉड के अंदर में अगर सिंगल z है तो याद रखो उसका जो सेंटर है वो 0 पकड़ना है और इक्वल टू के बाद जो भी कुछ लिखा है वो उसकी रेडियस होगी, ठीक। तो मॉड ऑफ सिंगल z ऑलवेज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल, अभी सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले आपको चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है क्या इस एरिया के अंदर या इसके ऊपर, या आपको चेक करना है कि इसके सिंगुलर पॉइंट एरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोल और सिंगुलरिटी, ठीक है। सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं, बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0, हमेशा बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0, दैट इज z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 क्या हो गया, पोल हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया। इसी फंक्शन, इसी पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी। तो z इक्वल टू 1 रखने पर ये फंक्शन जो है कंपेयर करो, ये डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फाइनाइट हो रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू 1, यहाँ अगर हम देखेंगे ग्राफ के तरफ में ये 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 है। तो ये जो पोल है z इक्वल टू 1 ये एरिया के बाहर आ गया, मतलब इसी पॉइंट पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसी पॉइंट पर फंक्शन नॉट एनालिटिक। बाकी सब तरफ एनालिटिक है,
मतलब सर्कल के अंदर भी वो एनालिटिक है, डिफाइंड है, सर्कल के ऊपर भी एनालिटिक है, डिफाइंड है। तो जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है z इक्वल टू 1, वो पॉइंट तो एरिया के बाहर आ गया, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट एनालिटिक, इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी सब तरफ फंक्शन डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट है। मतलब थ्योरम क्या बोलता है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व, मतलब ये जो फंक्शन है एरिया के अंदर, सर्कल के अंदर और उसके ऊपर में ये क्या है, एनालिटिक है। तो ध्यान रहे यदि पोल एरिया गिवन एरिया के बाहर जाता है पोल, तो सीधा कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा करके आंसर 0 लिख सकते हैं। तो आंसर इज 0। तो यहाँ लिखूँ मैं देयरफॉर द पॉइंट the pole z equal to 1 lies outside the circle mod z equal to 1. The pole z equal to 1 lies outside the circle mod z equal to 1. That means therefore the function f of z जो कि आपका क्या है 1 upon z minus 1 is analytic within and on the closed curve mod z equal to 1, and therefore by Cauchy integral theorem, ऐसा थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर c 1 अपॉन z माइनस 1 जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू z आंसर 0। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया किस टाइप से है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व, मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जिसका सिंगुलर पॉइंट या पोल एरिया के बाहर चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये देखो एरिया के बाहर, तो ये पोल जो है ये इस गिवन एरिया के बाहर आ गया और इसी पॉइंट पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसी पॉइंट पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एनालिटिक, बाकी सब तरफ एनालिटिक है। तो हमारे को किससे मतलब है, जो प्रॉब्लम में एरिया दिया हुआ है बस उसी के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी पॉइंट से हमको बाकी एरिया से कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ इसी के ऊपर इंटीग्रेट करना है ओवर दिस क्लोज कर्व ओनली। तो ये पोल अगर बाहर जाता है इसका मतलब ये एरिया जो है हमारे को दिया हुआ है इस पर फंक्शन वेल डिफाइंड है, एनालिटिक है, तो डायरेक्ट आंसर 0। हाँ, अभी कभी कभी क्या हो गया कि ये पोल एरिया के अंदर आ जाएंगे, तब क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही थ्योरम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पोल एरिया के बाहर तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से डायरेक्ट आंसर 0, और यदि पोल अब अंदर आ जाएंगे एरिया के तब हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जब पोल अंदर आएंगे। तो अपने पास में दो थ्योरम हैं, दोनों थ्योरम को अपन डिस्कस करेंगे। यदि पोल एरिया के अंदर आते हैं तो हमारे पास में दो थ्योरम है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, इंटीग्रेशन ओवर सी। तो चलो पहला थ्योरम हम देखेंगे, दूसरा थ्योरम। अब ये दूसरा थ्योरम कहीं के लिए इस्तेमाल होगा, पोल या सिंगुलर पॉइंट एरिया के अंदर आएंगे, दिया हुआ जो एरिया है उसके अंदर आएंगे, तो उसका भी नाम वही है, बस थोड़ा सा फर्क है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। ये जो कि मैं ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे गेट के तब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इससे भी एक सिंपल थ्योरम है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे भी सॉल्व होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, इसके लिए। तो ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपके पोल एरिया के अंदर आएंगे। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, थोड़ा वर्ड लिख रहा हूँ मैं, विद इन एंड ऑन दी सिंपल क्लोज कर्व। बोलेंगे सर आप फिर से एनालिटिक ले रहे हो, विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व, हाँ ये तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो रहा है। नहीं, यहाँ अभी स्टेटमेंट पूरा होने का है, एक्सेप्ट, कौन से पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट एट ए सर्टन पॉइंट, एक्सेप्ट एट ए
सर्टन पॉइंट z इक्वल टू z0, कुछ पॉइंट को छोड़ के। जैसी डायग्राम देखो आप, ये मैं उतार लिया डायग्राम, ये आपका क्लोज कर्व सी हो गया। तो यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स है, z1 पकड़ो या z2 या z3, ये जो पोल्स है ये एरिया के अंदर आ गए। तो इसके ऊपर अपन स्मॉल सर्कल यदि ड्रॉ कर दिया, ऐसा स्मॉल सर्कल ड्रॉ अराउंड दिस पोल जो कि एरिया के अंदर आ गए। बाकी तो सब तरफ एनालिटिक है ना, इसको छोड़ के देखो यहाँ पर, यहाँ एनालिटिक है, सिर्फ इसी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये जो 3 पोल है, सपोज ये एरिया के अंदर आ गए, यू ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल एज पॉसिबल एज स्मॉल। अब इन सर्कल के आसपास में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, एनालिटिक नहीं है, मगर बाकी एनालिटिक है। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और मैंने कहा भी था कि पोल अंदर में आएंगे, पोल अंदर में आ गए मतलब पूरे एरिया के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, बाकी सब तरफ एनालिटिक है। इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया, इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व है, दिख रहा है, बट एक्सेप्ट एट ए सर्टन पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट, कुछ पॉइंट को छोड़ के। जेड इक्वल टू जेड नॉट मतलब z1 z2 z3, 3 पॉइंट किया, ठीक है। देन अब देखते हैं फार्मूला क्या बनता है यहाँ पर। एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू एट जेड इक्वल टू ए, आप ए भी बोल सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड नॉट मतलब जेड इक्वल टू ए। ये क्या है, पोल है भाई। एट ए सर्टन पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब ये क्या है, पोल है। ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है जो कि z1 z2 z3। तो एफ ऑफ ए फार्मूला है 1/2 पाई आई इंटीग्रल और सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। देखो ये इस टाइप से फार्मूला बनता है, और यहाँ से हमको निकालना है किसका फार्मूला, इंटीग्रेशन का, जैसा ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन अपने को यहाँ से निकालना है। तो फिर उसके हिसाब से इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। ये फार्मूला आ गया, या 2 पाई आई एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, एट जेड इक्वल टू ए। तो यहाँ ध्यान रहे नीचे में क्या रहता है, फैक्टर जेड माइनस ए, फैक्टर, और यहाँ पर मैंने फैक्टर ले लिया जेड माइनस ए नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड एक कंप्लीट इंटीग्रेंट है, मगर यहाँ पर एफ ऑफ जेड आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर। सर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है ना। इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि नीचे में फैक्टर रहता है जेड माइनस ए, और न्यूमरेटर एफ ऑफ जेड है। हालांकि यहाँ पर एफ ऑफ जेड है, यहाँ पर भी दिया हुआ एफ ऑफ जेड, मगर ये मैंने कंप्लीट, ये इंटीग्रेंट है, ये भी इंटीग्रेंट है, ठीक है, ये भी इंटीग्रेंट है। मगर अगर कंपेयर करेंगे इस थ्योरम को इससे, तो ये इंटीग्रेंट कंप्लीट एफ ऑफ जेड है, मगर यहाँ पर एफ ऑफ जेड क्या है, न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए का फैक्टर है, ठीक है। ये दो भी फैक्टर हो सकते हैं, जेड माइनस ए सेम दो भी हो सकते हैं, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला अपने को यहाँ से मिला। यहाँ से कुछ और नोट हम देखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि नीचे में फैक्टर अगर है जेड माइनस ए, तो इसको इक्वल टू करेंगे 0, तो अपने को पोल मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल इंटीग्रैंड ट्रीटेड एज एफ ऑफ जेड, सबसे पहले हम एफ ऑफ जेड ही ट्रीट करेंगे उसको, काहे के लिए, पोल निकालने के लिए। पोल कैसे निकालते हैं, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर पार्ट जो भी रहेगा एफ ऑफ जेड का, वो इक्वल टू 0 करने के लिए, ठीक है। तब हम पूरे इंटीग्रैंड को एफ ऑफ जेड ट्रीट करेंगे, चाहे वो ऐसा भी क्यों ना हो, पूरा इंटीग्रैंड है ये, इसको हम एफ ऑफ जेड ट्रीट करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो पोल मिल जाएगा। बाद में जब ये थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो फिर आपका एफ ऑफ जेड जो है वो न्यूमरेटर पार्ट होगा, ठीक। कभी कभी देखो हमको एफ डैश ए, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर देंगे स्क्वायर आता है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट होता है फंक्शन। तो अगर जेड माइनस ए का स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला भी मिल जाता है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर डी जेड।
मिल रहा है इंटीग्रेशन का फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 1 और ये हो जाएगा एफ डैश ए। चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आई एफ डैश जेड एट जेड इक्वल टू ए पोल। डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को। खैर ये थ्योरम तो मैं एक ही प्रॉब्लम में यूज़ करूँगा, हम बाकी भी थ्योरम्स देखेंगे जो सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर कॉमन नहीं है, ये वेरी हो रहा है, नीचे में एक फैक्टर है तो ये फार्मूला लगता है, नीचे में अगर 2 फैक्टर है मतलब सेम फैक्टर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो ये फार्मूला लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो केसेस है ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। और देखते हैं, ये पहला नोट हो गया। दूसरा देखें एफ डबल डैश ए डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 पाई आई क्या है कॉमन है, इंटीग्रेशन और सी बता सकते हैं। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब, ठीक है, डी जेड क्यूब है तो 2 बार डेरिवेटिव। तो ये आपको ये ध्यान रखना है नीचे में फैक्टर किस टाइप के है उसके हिसाब से आपको ये फार्मूले अप्लाई करना है। इफ देर इज होल क्यूब एफ डबल डैश ए, स्क्वायर एफ डैश ए, नो स्क्वायर यहाँ है ही नहीं तो 0, ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन और सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल into f double dash a, that is 2 pi I upon 2 factorial f double dash z। इस f of z को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार और बाद में लिखेंगे z इक्वल टू a। तो ये एक फिर से एक फार्मूला बन जाता है। दीज आर द फार्मूले इवेल्युएटिंग द इंटीग्रेशन, इवेल्युएटिंग द इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों फार्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास में एक ऐसा थ्योरम है कि एक ही थ्योरम से ये प्रॉब्लम पूरे सॉल्व हो जाएंगे। मगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता चाहिए कि किस टाइप का फार्मूला है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला मैंने कहाँ तक के एक्सटेंड किया, 2 तक के। आप चाहे तो इसको और पावर 4 कर दो और इसको क्या हो जाएगा ट्रिपल डैश। देखो स्क्वायर है तो 1 बार डेरिवेटिव, क्यूब है तो 2 बार डेरिवेटिव फंक्शन एफ ऑफ जेड की एट जेड इक्वल टू ए। यहाँ ध्यान रहे ए आपका पोल है, कोई भी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर 0 डेरिवेटिव। तो दिस फार्मूला डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर जेड माइनस ए, एक ही फैक्टर। अब यहाँ 2 फैक्टर आ जाएंगे अलग अलग, तब क्या करेंगे हम बात का काम है, पहले ये फार्मूले आपको याद रखना है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी हम देखने वाले हैं जो एकच थ्योरम सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए यूज़ होगा। तो ये आप इसको पहले लिख लेंगे। मैं ये फार्मूला यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 3 फार्मूले याद रखना है। मुझे 3 फार्मूले याद नहीं रखना है, मुझे एक ही फार्मूला याद करके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक, ओके, तो इसको आप उतार लो। अब देखते हैं थर्ड, ये फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल, वक्त लगेगा मोर देन 1 आवर्स। ठीक है, आज ही हम देखेंगे। अब लास्ट फार्मूला, अब जो मैं थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूँ नेक्स्ट वाला, वहाँ हमें कुछ ये रेसिड्यूज नाम की कोई चीज़ लगेगी, रेसिड्यूज। ठीक है, आप इसको बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रेसिड्यूज क्या है एक्चुअली, तो जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है अभी, या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू नहीं हुआ है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो बहुत डिटेल देखेंगे कि ये रेसिड्यूज का फार्मूला कहाँ से आया है और रेसिड्यूज क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो रेसिड्यूज जो है यहाँ पर एक रेसिड्यूज थ्योरम अप्लाई होगा। इसके जो 3 फार्मूले अपन ने देखे ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वो सिंगल ही थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगा। तो मगर उसके पहले हमको कुछ रेसिड्यूज निकालना है पोल के ऊपर में। तो रेसिड्यूज, तो मैं एक छोटी हेडिंग निकालता हूँ, रेसिड्यूज एट ए पोल। तो रेसिड्यूज किस पे निकालना है, सिर्फ पोल पर, सिंगुलर पॉइंट पर, बाकी पे नहीं। सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 करने से। ठीक है, तो रेसिड्यूज एट ए पोल। तो यहाँ पर 3 टाइप के फार्मूले हैं। पहला, रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए सिंपल पोल, जेड इक्वल टू ए।
अब सिंपल पोल किसको बोलते हैं? सिंपल पोल जो रिपीट नहीं होता, सिंगल है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं फटाक से एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ ऑफ जेड आपका सपोज है जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, ठीक है, ये फंक्शन है। तो देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई ये फंक्शन है, इसके रेसिड्यूज क्या क्या है, वो पूछेंगे इनके रेसिड्यूज क्या है, इस फंक्शन का रेसिड्यूज क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये 1/z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू ये एक फंक्शन है। मैं 1h लेता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर पार्ट को फोकस करना है। याद रखो डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको मिल जाएंगे पोल। तो यहाँ से निकालो पोल, पोल आर गिवन बाय, याद रखेंगे ऑलवेज इक्वेट डिनोमिनेटर टू 0। तो क्या क्या मिलेगा आपको? अपने को z इक्वल टू 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2। तो इसी पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या होता है? इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल या सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिंगुलर पॉइंट, अब इसी सिंगुलर पॉइंट पर हमको निकालना पड़ता है रेसिड्यूज। तो ये जो तीनों सिंगुलर पॉइंट है 0, 1, 2, इसी को बोलते हैं सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब देखो 0 एक ही बार है, 1 भी एक ही बार है और 2 भी एक ही बार है, मतलब जो रिपीट नहीं होते उन पोल को हम सिंपल पोल बोलेंगे, ठीक है, सिंपल पोल। दूसरा अगर देखना है तुमको मल्टीपल पोल का, तो एफ ऑफ जेड, अब इसी को ले लेते अपन जेड, जेड माइनस वन और जेड माइनस टू का स्क्वायर इधर में। तो बता सकते हैं पोल क्या क्या होंगे? जेड इक्वल टू 0, 1 और ये हो जाएंगे 2, 2। यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो ये 2, 2। तो ये 0 और 1 क्या है? सिंपल पोल है, ये सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1 या पोल ऑफ ऑर्डर 1 बोल सकते हैं। मगर ये जो z इक्वल टू जो 2, 2 है, इसको बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको सिंपल पोल नहीं बोलेंगे। सिंपल पोल किसको बोलेंगे? जिसका ऑर्डर 1 है, जो रिपीट नहीं होता, उसको सिंपल पोल। और 2, 2 जो है ये पोल ऑफ ऑर्डर 2, जिसको हम सिंपल पोल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये पोल के बारे में समझ में आ गया। अब इस पोल पे कैसे रेसिड्यूज निकालते हैं? तो 3 फार्मूले क्यों हैं? पहला तो देखो जो पोल्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो रेसिड्यूज का फार्मूला क्या है वो याद रखना है। 0 और 1 का रेसिड्यूज कैसे निकालते हैं, और फिर ये जो 2, 2 है इसके ऊपर रेसिड्यूज कैसे निकालते हैं। ये 0, 1, 2 तीनों के तीनों सिंपल पोल है, तो हर एक पर रेसिड्यूज का एक फार्मूला होगा। 0 के लिए आपको रेसिड्यूज निकालना है एट पोल z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। 3 रेसिड्यूज मिलेंगे। यहाँ पर भी 3 रेसिड्यूज, 0 के लिए 1, 1 के लिए 1 और जो 2, 2 रिपीट हो रहा है इसके लिए 1। तो हम देखेंगे कि ये सिंपल पोल के लिए रेसिड्यूज का फार्मूला क्या है, और मल्टीपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या है। तो पहला फार्मूला लिख देता हूँ, हेडिंग मैंने वैसा लिखा है यहाँ पर, ये देखो रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1। हाँ, पोल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा 0, 1, 2, ये तीनों के तीनों क्या है? सिंपल पोल है। तो मैं तीनों को कैटेगरी में डाल देता हूँ ए, जेड इक्वल टू सपोज ए, ठीक है। जेड इक्वल टू ए मतलब आइदर जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2। इन जनरल में मैंने क्या ले लिया? जेड इक्वल टू ए, याद रखो। तो जेड इक्वल टू ए है, वो क्या है? सिंपल पोल है। तो ए यहाँ पर क्या क्या है? 0, 1 और 2, ठीक। तो अपन एक जनरल लेके चलेंगे, पोल जेड इक्वल टू ए। तो यहाँ पर रेसिड्यूज का फार्मूला देखो, रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, ये क्या है? सिंपल पोल है। ए का मतलब एक ही नहीं है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है सिंपल पोल का, 0, 1, 2। मतलब ए के बदले, मतलब फार्मूला लिखूंगा ए के लिए, और आप ए के बदले क्या क्या रखोगे? 0 फिर 1 और फिर 2, सेम फार्मूले के अंदर में। तो आपको तीनों के रेसिड्यूज मिल जाएंगे। तो जेड इक्वल टू कैसा होगा? सिंपल पोल हो गया। तो इसके लिए फार्मूला बहुत सिंपल है, लिमिट जेड टेंस टू ए, यहाँ फैक्टर रहेगा जेड माइनस ए इंटू दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ जेड, दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ जेड। इसको अच्छे से सॉल्व करने का आपको मिल जाएगा रेसिड्यूज एट सिंपल पोल
z इक्वल टू ए। तो एक ए के बदले हम क्या क्या रखेंगे, 0, एक रेसिड्यूज, एक पोल पर एक रेसिड्यूज। फिर दूसरा z इक्वल टू ए रखेंगे, मतलब ए के बदले में 1, और तीसरा फिर ए के बदले में 2। तो ऐसे तुमको कितने रेसिड्यूज मिल जाएंगे, 3, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो हम R1 R2 R3 बोलेंगे, कैपिटल R। तो R1 R2 R3। तो यहाँ पर 0 है, पोल 1 है और 2 है, तीनों के तीनों सिंपल है। तो इस पर रेसिड्यूज R1, इस पर R2 नाम दे देंगे और इसको R3, और फार्मूला यही इस्तेमाल होगा सिंपल पोल के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा, रेसिड्यूज ऑफ f of z at a pole of order n ले लेंगे, z इक्वल टू a ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n मतलब मोर देन 1, तो ध्यान दिए n। तो रेसिड्यूज ऑफ f of z at a pole z इक्वल टू a ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर मतलब देखो यहाँ पर 2 2 एक पोल है जिसको हम रिप्रेजेंट किए a से, इसका ऑर्डर कितना है 2। कितने बार रिपीट हो रहा है उसी को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। 3 बार हो गया 2 2 2, तो ऑर्डर 3, मतलब ऑर्डर मोर देन 1। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, n। ऑर्डर इक्वल टू n। ऑर्डर यहाँ पर क्या है भैया, जेड इक्वल टू 2 जो पोल, इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। तो मैंने इन जनरल फिर से ले लिया a। अब यहाँ ध्यान रहे फार्मूला, लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n क्या है, ऑर्डर ऑफ पोल z इक्वल टू a। जैसे कि z इक्वल टू जो 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2, मतलब n इक्वल टू 2, मतलब n इक्वल टू 2। ऑर्डर को यहाँ पर कैसे इंडिकेट किया, n, स्मॉल n, ऑर्डर 2। जो पोल है कितने बार रिपीट होता है वो उसका ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पोल है 2, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ऑर्डर इज 2। तो अगर पोल का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ अंदर जाएंगे dn माइनस 1 अपॉन dz n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z, किसकी, ब्रैकेट। यहाँ लिखना z माइनस a टू दी पावर n, जितना उसका ऑर्डर है, जितने बार वो रिपीट हो रहा है। 2 ये पोल है z इक्वल टू a, मतलब 2 जिसका ऑर्डर 2 है, तो यहाँ n के बदले में आप 2 लिखते जाएंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिखेंगे, और इनटू दिया हुआ फंक्शन f ऑफ z। तो ये फार्मूला याद रखेंगे किसके लिए, जब पोल का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब सिंपल पोल के लिए एक और फार्मूला है अपने पास में, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। थर्ड फार्मूला कब देखो, तीसरा फार्मूला सिंपल पोल के लिए। हालांकि मैंने सिंपल पोल के कैटेगरी में बताना चाहिए था वो, ठीक है, सिंपल पोल के कैटेगरी में वो फार्मूला बताना चाहिए था, नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं यहाँ सेपरेट बताता हूँ सिंपल पोल के लिए। मल्टीपल पोल का ये फार्मूला है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरे भी फार्मूले हैं रेसिड्यूज निकालने के लिए, फिर वो आपको स्टैंडर्ड सीरीज लेकर के चलना है। जो डिफ़िकल्ट काम है, स्टैंडर्ड सीरीज से भी हम रेसिड्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा और एक बार लिखता हूँ मैं, रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए सिंपल पोल, ठीक है, सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए। चलो सिंपल पोल का कभी कभी इस टाइप में सिचुएशन आ जाती है, तो आपको रेसिड्यूज कैसे निकालना है। तो ध्यान दिए यहाँ पर फंक्शन किस टाइप का रहेगा, मैं पहले लिखता हूँ एफ ऑफ जेड, ये रहेगा फाई जेड अपॉन साई जेड। ध्यान दो, रेशनल फॉर्म में है, हालांकि रेशनल फॉर्म में तो सभी प्रॉब्लम रहने वाले, जैसा ये भी रेशनल फॉर्म में है, ठीक है ना। मगर यहाँ का जो रेशनल फॉर्म है ये कुछ स्पेशल टाइप का है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, दोनों ही टर्म, ऊपर में भी z की टर्म है, नीचे में भी z की टर्म है, ऊपर में z का फंक्शन, नीचे में भी z का फंक्शन। वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दो, वेयर। अब ये जो z इक्वल टू ए यहाँ रखता हूँ वेयर, तो ये जो फाई ऑफ ए है ये फाई ऑफ ए हो जाएगा। z इक्वल टू मैं पोल रखता हूँ a, तो फाई ऑफ ए ना ये 0 नहीं आता, मगर जो नीचे जो साई ऑफ ए है ये 0 आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, फिर इन्फिनिटी हो रहा है।
तो ये जो सिंपल पोल है z इक्वल टू ए, न्यूमरेटर में रखता हूँ तो 0 नहीं आता, और डिनोमिनेटर में रखता हूँ पोल तो 0 आ रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी हो रहा है। तो फिर रेसिड्यूज कैसे निकलेंगे फिर? तो तब फार्मूला जाएगा रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू ए सिंपल पोल। या ध्यान दे ऊपर वाले को एज इट इज रखना फाई ऑफ z, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू z, खत्म। ठीक है, अब बाद में रखना पोल z इक्वल टू ए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए सिंपल पोल इफ एफ ऑफ जेड इन दिस फॉर्म फाई जेड अपॉन साई जेड वेयर फाई ऑफ ए, मतलब एट जेड इक्वल टू ए पोल, जो कि सिंपल ही रहेगा, ध्यान रहे सिंपल ही रहेगा, रिपीट नहीं होगा, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ऐसे समय रेसिड्यूज कैसे निकलेगा? फाई ऑफ जेड न्यूमरेटर जैसा का वैसा लिखना है, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में हो सकता है कि वो नीचे में 0 ना आए। ठीक है, तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम लास्ट देखने वाले हैं वो थ्योरम जिससे हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये तीनों फार्मूले यूज़ नहीं करना है जो अपन ने डिस्कस किए, ये वाले बगैर इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तीनों फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो वो थ्योरम है, नाम भी वहीं से स्टार्ट होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वहाँ रहेगा कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। ठीक है, तो कॉची रेसिड्यूज थ्योरम अभी हम यूज़ करेंगे। तो ये आप पहले इसको उतार लो, फिर ये इससे पूरा आपका जो यूनिट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही बार आपने को पढ़ना है, तो ये रेसिड्यूज के फार्मूले आप लिख के रखेंगे। ओके, अब लास्ट में हम देखने वाले हैं कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, लास्ट थ्योरम, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। एक ही थ्योरम काम करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक within and on the simple closed curve except at a finite number of poles within C, then इंटीग्रेशन ओवर सी, देखो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ एफ ऑफ जेड डी जेड, सीधा लिखने का 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट ए पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ए पोल विदिन सी अंडरलाइन विदिन सी। रेसिड्यूज उसी पे निकालेंगे जो पोल एरिया के अंदर आएंगे। जैसे कि इस प्रॉब्लम में देखो ये कितने पोल है? 3, 0, 1 और 2। अगर ये तीनों के तीनों पोल अंदर आते हैं जो कि सिंपल पोल है, तो इससे हम रेसिड्यूज निकालेंगे। इस पर R1, इस पे R2 और इस पे R3, तीनों का क्या करेंगे? एडिशन, और एडिशन करके 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ रेसिड्यूज के 2 फार्मूले तुमको याद रखना ही है, छोटे छोटे फार्मूले हैं। तो जैसे कि आपने देखा है डायग्राम में, कुछ पोल एरिया के अंदर आएंगे और जो पोल एरिया के अंदर आएंगे उसी पे हम रेसिड्यूज निकालेंगे। रेसिड्यूज निकालने के 3 फार्मूले डिस्कस हो चुके हैं, अब ये हम कल देखेंगे इसके ऊपर में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉची रेसिड्यूज थ्योरम, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज एट ए पोल विद इन सी ओनली, चाहे तो लिख सकते हैं ओनली। जो पोल बाहर गए हैं उस पर रेसिड्यूज निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है? जो पोल बाहर जाते हैं तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलता है कि उस पोल पर आंसर क्या मिलता है? 0। ठीक है, आंसर क्या मिलता है? 0 मिलता है ना कॉची इंटीग्रल थ्योरम। वो क्या बोलता है? पोल बाहर आ गया, जब पोल बाहर आ गया तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 करके जो पोल बाहर आएंगे उस पर हम रेसिड्यूज निकालेंगे नहीं,
ठीक है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम दैट फंक्शन बिकम 0 एट द पोल आउटसाइड द रीजन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम।